हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंग्लिश एकेडमी चैनल पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अपनी बुक फ्लेमिंगो क्लास 12 इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस एंड दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय A.R. बर्टन। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट अस क्विकली नो व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट। ये जो कहानी है ये एक टीनेज लड़की की कहानी है जिसका नाम है सोफी। She belongs to a family of which the members work in a biscuit factory. उसका एक भाई है जेफ, जो बड़ा भाई है वो एक मैकेनिक है, और एक और मेंबर है फैमिली में डेरेक, जो कि सोफी का छोटा भाई है। सो टोटल ये 4 लोगों की फैमिली है। ये बहुत ही वेल ऑफ टाइप फैमिली नहीं है। सोफी इज़ अ टाइप ऑफ गर्ल जो कि अपने डे ड्रीमिंग में हमेशा खोई रहती है। उसके सपने बहुत ही बड़े बड़े हैं बट वो रियलिस्टिक नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि वो ईजिली उन्हें अचीव कर सके। शी हैज़ अ फ्रेंड नेम्ड जैंसी जो कि बार बार उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि जो उसने गोल्स बना रखे हैं, जो उसने अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है, वो कुछ हद तक इम्पॉसिबल है। जैंसी बहुत ही रियलिस्टिक लड़की है। उसे पता है कि उनकी तरह के लोग या उनकी तरह के लोग जो उसी टाइप की फैमिली में रहते हैं वो कितना अचीव कर सकते हैं, वो रियलिस्टिक है। वो बार बार सोफ़ी को याद दिलाती है बट सोफ़ी ये बात मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और वो बार बार ये क्लेम करती है कि उसका जो क्रश है एक आयरिश फुटबॉलर एंड द नेम ऑफ द फुटबॉलर इज़ डैनी केसी, एंड शी क्लेम्स अगेन एंड अगेन दैट डैनी केसी उससे मिला था एंड ही ऑफर्ड टू गिव ऑटोग्राफ ऑल्सो, बट उसके पास पेन और पेपर नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग वॉज नॉट पॉसिबल। और वो इतने भरोसे के साथ कहती है कि उसका जो भाई है जेफ वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, बट द फादर वॉज नॉट रेडी। इवन अदर फैमिली मेम्बर्स डिड नॉट एक्सेप्ट इट। लेट अस बिगिन एंड स्टडी दिस लेसन इन डिटेल. So here we are. When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Boutique means a small shop dealing in fashionable clothing or accessories. ऐसी कोई शॉप जहाँ पे हर तरह के नए नए जो लेटेस्ट फैशन होता है वो कपड़े बेचे जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं। एक्सेसरीज मीन्स कपड़ों के साथ साथ जो ज्वेलरी एंड बाकी की जो चीज़ें पहनी जाती हैं, हैंड बैग्स एंड बेल्ट्स, एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट दिस टाइप ऑफ शॉप। तो सोफ़ी अपनी फ्रेंड जैंसी से कहती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं एक बुटीक ओपन करने जा रही हूँ, मीन्स मैं उसकी ओनर बनने वाली हूँ। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। जैंसी जो कि उसकी आर्म्स पकड़ के चल रही थी, उसका हाथ पकड़ के स्ट्रीट में चल रही थी, वो डाउटफुल होती है थोड़ा सा, बिकॉज वो रियलिस्टिक गर्ल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसे पता है कि ये बहुत ही मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोल है सोफ़ी के लिए टू अचीव। टेक्स मनी सोफ़ी, समथिंग लाइक दैट। फिर वो कहती है सोफ़ी इसमें बहुत ही पैसा लगेगा, अगर तुम एक बुटीक की ओनर बनना चाहती हो तो बहुत ज़्यादा पैसे तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे। आई फाइंड इट, सोफ़ी सेड। इस पर सोफ़ी कहती है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अरेंज कर लूँगी। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, और वो बहुत दूर स्ट्रीट में देख रही होती है ये कहते वक्त। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो यहाँ पे जैंसी उसको रिमाइंड करती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा उतने पैसे बचाने में जिससे कि तुम एक बुटीक ओन कर सको। वेल आई बी अ मैनेजर देन। तो सोफ़ी जैंसी से कहती है ठीक है, अगर शुरुआत में मुझे फंड्स का इश्यू होता है, पैसे मेरे पास नहीं होते हैं, तो मैं एक बुटीक की मैनेजर बन सकती हूँ। येस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, स्टार्टिंग के लिए मैनेजर बनना भी अच्छा रहेगा। टिल आई हैव गॉट इनफ, टिल द टाइम आई कलेक्ट इनफ मनी। मैं जब तक कि बहुत ज़्यादा पैसे, बुटीक ओपन करने लायक पैसे इकट्ठे नहीं कर लेती, तब तक मैं एक मैनेजर का काम कर लूँगी। वो भी कहाँ, वो कहती है बुटीक में। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। बट जो भी हो, मुझे इतना पता है कि जब मैं बुटीक में काम करूँगी या मैं जब बुटीक ओन करूँगी तो मुझे कैसा लगने वाला है, कितना अच्छा होने वाला है वो। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ़ी। इस पे जैंसी उसे फिर से रियलाइज कराती है कि सोफ़ी डायरेक्टली कोई मैनेजर नहीं बन जाता किसी कंपनी का, किसी बुटीक का, किसी भी स्टोर का मैनेजर डायरेक्टली बनना मुश्किल है। आई विल बी लाइक मेरी कॉन्ट। मेरी कॉन्ट यहाँ पे हैं एक ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर, कोई एक पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर थी, ब्रिटेन में रहने वाली मेरी कॉन्ट। तो सोफ़ी कहती है कि मैं मेरी कॉन्ट की तरह होंगी। और वो ऐसा क्यों कहती है? वो कहती है आई बी अ नेचुरल, मैं एक नेचुरल आर्टिस्ट रहूँगी जैसे कि मेरी कौन थी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और बिगिनिंग से ही उन्हें मेरा टैलेंट दिख जाएगा। वो किसकी बात यहाँ कह रही है? वो यहाँ पे बुटीक ओनर की बात कर रही है जो उसे मैनेजर रखेगा, जिसको वो इमेजिन कर रही है।
आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन। और फिर वो कहती है जब मैं अपनी शॉप ओपन करूँगी, अपना बुटीक ओपन करूँगी, तो जो मेरा बुटीक होगा वो इस सिटी का सबसे ज़्यादा अमेजिंग स्टोर होने वाला है। इस सिटी ने वैसा अमेजिंग स्टोर पहले कभी नहीं देखा होगा। Jancy, knowing they both were earmarked. Earmarked means reserved or set aside for a particular purpose. किसी एक पर्पस के लिए अगर हम कोई चीज़ रिजर्व कर देते हैं तो हम वहाँ पे टर्म earmark का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी को पता था कि हम किसके लिए बने हुए हैं। हम सभी रिजर्व्ड हैं टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री, जहाँ की उस लोकेलिटी के लोग काम करते थे, जहाँ की उनके फैमिली मेम्बर्स काम करते थे। बिकेम मिलानकुली, वो थोड़ी सी यहाँ पे पेंसिव हो जाती है। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, थोड़ा जो सोच भी रहा हो, थोड़ा सैड भी हो। मिलानकुली का ये मतलब होता है टिपिकली विद नो ऑब्वियस कॉज, कोई ऑब्वियस कॉज ना हो, फिर भी कोई पर्सन सैड हो या फिर कुछ सोच रहा हो बहुत ही सीरियस होके, उसे हम मिलानकुली कह सकते हैं यहाँ पे। तो जैंसी इसलिए थोड़ी सी सैड है क्योंकि वो विश कर रही है, शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। वो विश कर रही है कि सोफ़ी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे रियलिटी में रहना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है। When they reached सोफ़ी स्ट्रीट, जैंसी सेड, चलते चलते जब वो सोफ़ी के स्ट्रीट के पास पहुंचते हैं तो जैंसी कहती है, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। वो सोफ़ी को रिमाइंड कराती है, वो कहती है बस कुछ ही महीने बाकी हैं स्कूल ख़त्म होने में सोफ़ी, तुम्हें अब सेंसिबल हो जाना चाहिए। They don't pay well for shop work, you know that. Your dad would never allow it. फिर वो कहती है, यहाँ पे जैंसी सोफ़ी को रियलाइज़ कराती है कि शॉप पे काम करने के बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे डैड कभी भी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें किसी शॉप पे काम करने के। यहाँ पे वो जो शॉप मेंशन कर रही है जैंसी, वो कौन सा शॉप है? बुटीक है, स्टोर है, जिसपे कि वो मैनेजर बनना चाहती है। कौन? सोफ़ी। और जैंसी को पता है कि स्ट्रेट अवे मैनेजर तो बनेगी नहीं, एक वर्कर बनेगी वहाँ पे, और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को समझा रही है। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट। तभी सोफ़ी फटाफट अपना गोल चेंज कर रही है, कह रही है मैं एक एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ, एक्ट्रेसेस को भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, देयर इज रियल मनी इन दैट। येस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और कहती है और मैं साइड बाय साइड एक बुटीक भी ओन कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे रहेंगे जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो मैं बुटीक भी ओपन कर सकती हूँ। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। और यहाँ पे सोफ़ी अपने आप को अश्योर कर रही है जैंसी से कहते हुए कि एक्ट्रेसेस का फुल टाइम वर्क तो होता नहीं है। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे बताना चाह रही है कि मेरे पास बुटीक रन करने के लिए भी टाइम रहेगा। एनीवे, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. Sophisticated means having a great deal of worldly experience and knowledge of fashion and culture. वो पर्सन जिसे फैशन और कल्चर का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसे हम सोफिस्टिकेटेड पर्सन कह सकते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ी कह रही है कि जो भी हो, मैं ऐसा भी काम करूँगी, ऐसा कोई भी काम करूँगी जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, या तो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करूँगी या तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी। वहाँ पे ये रिमाइंड करा रही है किसको? अपनी फ्रेंड जैंसी को। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ती है। कौन? सोफ़ी। और जैंसी वहीं पे खड़ी रहती है रेन में। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और फिर से वो बोलती जा रही है, बोलते हुए जा रही है कि अगर कभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो मैं एक बुटीक ओपन करूँगी फॉर श्योर। If you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. तो इस पे जैंसी उसे कह रही है कि अगर कभी तुम्हारे पास पैसे आते हैं, अगर कभी तुम इतने ज़्यादा पैसे ओन कर लो कि तुम कुछ भी कर सको, कुछ बड़ा काम कर सको उससे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एक डिसेंट हाउस, एक अच्छा सा घर खरीदना चाहिए जिसमें हम सभी रह सकें। और फिर कहती है वो, थैंक यू वेरी मच। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. सोफी जब घर पहुंचती है, उसके पिताजी उस वक्त ही वॉज स्कूपिंग। स्कूपिंग मीन्स पिक अप एंड मूव समथिंग विद अ स्कूप। स्पून जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि आपने आइसक्रीम
शॉप्स पे देखा होगा, जहाँ पे एक स्पून जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। सोफ़ी के पिताजी उसी से शेफर्ड्स पाई खाने की कोशिश कर रहे थे। शेफर्ड्स पाई एक इस तरह का डिश होता है जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। एंड हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रिमी, और उनका जो मोटा चेहरा था इट वॉज स्टिल ग्रिमी। ग्रिमी मीन्स वेरी सीरियस। एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे, और जो पूरा दिन काम करके वो हार्डवर्क करके आए थे उसकी निशानी यानी कि स्वेट, पसीना अभी भी उनके फेस पे देखा जा सकता था। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक अपने पिताजी से कहता है, डेरेक जो कि सोफी का छोटा भाई है, वो कहता है कि उसे लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना पापा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, एंड ही वॉज हैंगिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द चेयर। जो पीछे का भाग होता है चेयर का, उस पर डेरेक लटक रहा था। देयर मदर साइड, मदर ने एक आह भरी। इन अ वे ये यहाँ पे जताने के लिए कि हाँ वो अग्री करती हैं जो भी डेरेक इस वक्त यहाँ पे कह रहा है। हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे सोफ़ी के ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो कि हमेशा डे ड्रीमिंग में लगी रहती थी और अनरियलिस्टिक गोल्स बनाती थी और अनरियलिस्टिक बातें करती रहती थी। Sophie watched her back, stooped. Stooped means having the head and shoulders bent forward. सोफी अपनी माँ को देखती है, वो स्टूप्ड वाले स्ट्रक्चर में देखती है उन्हें। इसका मतलब है कि उनका कंधा और सर आगे की ओर झुका हुआ था, ओवर द सिंक। और कहाँ झुका हुआ था? सिंक के ऊपर, जहाँ पे मे बी वो बर्तन साफ कर रही थी। एंड वॉन्डर्ड एट द इनकॉन्ग्रिटी। इनकॉन्ग्रिटी मीन्स अनसूटेबिलिटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फासन हर एप्रन स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे जब अपनी मदर को वो काम करते हुए देखती है, मदर ने एप्रन पहन रखा है, तो यहाँ पे इमेजिन कर रही है कि ये जो डेलिकेट बो है, बो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ इमेज में देखें, ऐसा स्ट्रक्चर विच फासन हर एप्रन, जिसने कि एप्रन की स्ट्रिंग को बांध रखा था। तो सोफी सोच रही है ये कितना अनसूटेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पे एप्रन के लिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि घर में घुसते ही उसका इमेजिनेशन फिर से शुरू हो गया है। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, ये यहाँ पे एक बार देखती है उस डेलिकेट बो को जो कि स्ट्रक्चर था एप्रन पे, स्ट्रिंग पे, एंड क्रूक्ड बैक, और माँ की क्रूक्ड बैक जो झुकी हुई बैक थी, पीठ थी, उसे। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove. शाम ढल चुकी थी और ये विंडो के बाहर देखा जा सकता था, खिड़की के बाहर, की अंधेरा हो चला है। एंड द स्मॉल रूम, जो छोटा सा रूम था उनका, वो स्टीमी हो रखा था। मीन्स जो स्टोव जो यूज़ किया जा रहा था खाना बनाने के लिए, उसकी वजह से बहुत सारी भाप, धुआं सब कमरे में भर गया था। और रूम जो है क्लटर्ड था। क्लटर्ड मीन्स फिल्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन। ये जो सोफ़ी के पिताजी की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बहुत ही फैट थे और वो सांस ले रहे थे, यहाँ पे मैन उन्हें ही कहा गया है, हैवी ब्रीदिंग मैन। इन हिज वेस्ट, उन्होंने वेस्ट पहन रखी है, ये कपड़ा, बनियान। एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, वो टेबल के पास बैठे हुए थे चेयर पे, और ढेर सारा क्लीनिंग का मटेरियल जो है कॉर्नर में इकट्ठा हो रखा था। ये सभी मिला के उस रूम को क्लटर्ड बना रहा था, फिल्ड बना रहा था। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और सोफ़ी को ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जेफ, फिर वो क्या करती है, अपने भाई जेफ को देखने, ढूंढने चल देती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, जो दूसरा रूम था घर का, उसमें जेफ जो है अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था, टिंकरिंग। एंड वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज टिंकरिंग। टिंकरिंग मीन्स मेकिंग एन अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल वे, आराम से कोई भी चीज़ बनाने की या फिर रिपेयर करने की कोशिश करना, इसको हम टिंकरिंग कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल काम से रिलेटेड काम हम मान सकते हैं। विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल का एक कोई पार्ट लेके वो उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट, कार्पेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा हुआ था, उस पर मोटरसाइकिल का कोई एक पार्ट लेके उसका भाई जेफ उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, स्कूल ख़त्म किए हुए जेफ को, स्कूल छोड़े हुए जेफ को 3 साल हो चुके थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था। इसका मतलब होता है किसी मैकेनिक के अंडर काम भी करना और काम को सीखना भी। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वो अपने काम के लिए रोज़ जाया करता था शहर के दूसरे तरफ, दूसरे कोने पे। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, जेफ जो है बड़ा हो चुका था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और हमेशा से सोफ़ी को उसकी लाइफ का वो जो एरिया था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, जैसे कि उसका वर्क प्लेस, उसके कैसे फ्रेंड्स थे, हमेशा वो सस्पिशन में रहा करती थी।
अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जेफ कभी सोफी से उस बारे में बात भी नहीं किया करता था। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरली, और वो वैसे भी बहुत ही कम बोलता था, कभी अपने मन से तो बातचीत शुरू ही नहीं करता था। वॉलंटरली का मतलब है ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपनी मर्जी से कोई काम करना। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुंह से शब्द निकालना इतना मुश्किल था जैसे कि जमीन में धंसा हुआ पत्थर निकालना। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफी बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ करती थी जेफ की इस साइलेंस से, चुप्पी से। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि उसका भाई उससे चीज़ें शेयर ना करे, उससे सीक्रेट्स रखे। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. जब वो बात नहीं कर रहा होता था, जब वो चुप रहा करता था और सोफ़ी साथ में होती थी, तो सोफ़ी ये सोचा करती थी कि ये खोया हुआ है अभी भी उसी जगह पे, उसी दुनिया में, उसी जगह पे जिसके बारे में सोफ़ी को पता नहीं है, उस जिसके बारे में सोफ़ी कुछ भी नहीं जानती, और सोफ़ी अभी तक वहाँ नहीं जा पाई है। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? Outlying means situated far away from a center or remote place. वो ये इमेजिन करती है कि जिन जगहों पे जेफ जाता है, हो सकता है वो शहर से बहुत दूर है, मीन्स सेंटर ऑफ द सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर कोई दूसरी कंट्री ही हो, आसपास की कोई कंट्री है जहाँ वो जाता है। हु न्यू, किसी को क्या पता, क्योंकि वो बताता तो है नहीं किसी को कुछ। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा डीप इंटरेस्ट किसी चीज़ के बारे में। सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। अब जैसा कि जेफ की जो दुनिया है जहाँ वो काम करने जाता था, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सभी सोफ़ी की रीच से बाहर थे, तो सोफ़ी को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट उसमें आता था, और वो जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली किस तरह के लोगों से ये मिलता है, किस तरह की जगह पे ये काम करता है। Perhaps there were also people exotic. Exotic means originating in a or a characteristic of a distant foreign country. उसे लगता था कि मे बी उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जॉटिक हैं। एग्जॉटिक मीन्स मे बी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते होंगे। इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, मे बी उसके फ्रेंड सर्कल में इंटरेस्टिंग लोग भी हैं जिसके बारे में जेफ कभी नहीं बताता था। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स ईजिली, ये पॉसिबल था कि ऐसा हो सकता है। और सोफ़ी वहीं पे ये भी मानती है कि जेफ तो एक बहुत ही क्वाइट रहने वाला इंसान है और वो नए फ्रेंड्स आसानी से तो बनाता नहीं है, तो उसके मन में दोनों तरह की बातें चल रही। वो ये भी मानती है कि मे बी उसके बहुत ही अच्छे से एग्जॉटिक से फ्रेंड्स हों, और वो ये भी मान रही है कि बट जेफ तो फ्रेंड्स बनाता ही नहीं है, वो बहुत ही शांत रहता है। शी लॉन्ग टू नो देम, वो चाहती थी उन सभी को जानना जो भी जेफ के फ्रेंड्स थे। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. वो चाहती थी अपने भाई की लाइफ में और डीपली इन्वॉल्व होना, उसके लोगों के बारे में जानना, अगर उसका कोई अफेक्शन है किसी से, स्पेशल अफेक्शन, अगर उसका किसी से अफेयर है, वो भी वो जानना चाहती थी। और वो ये भी एक्सपेक्ट करती थी कि एक दिन उसका भाई उसे उस हर जगह पे लेके जाएगा जहाँ जहाँ वो जाता था और उन सभी लोगों से मिलवाएगा। Though their father forbade. Forbade means refused to allow. Forbade is the second form of forbid, जिसका मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए किसी को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। It and Jeff had never expressed an opinion. जब कभी भी सोफ़ी चाहती थी कि जेफ लेके जाए उसे अपनी जगह पे जहाँ वो काम करता है, तो हमेशा उनके फादर ने मना कर दिया, और जेफ ने भी कभी इस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया कि वो ले जाना चाहता है या नहीं ले जाना चाहता है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, और उसे मालूम था, सोफ़ी को मालूम था कि जेफ सोचता है कि सोफ़ी अभी बहुत ही छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अधीर थी, बिना धैर्य के। शी वॉज कॉन्शियस, एंड कॉन्शियस मीन्स शी वॉज अवेयर ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड out there waiting for her, and she knew instinctively means without conscious thought, that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. वो बहुत ही अधीर हुआ करती थी जेफ की लाइफ में इन्वॉल्व होने से, वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी उसकी लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने के। एंड शी वॉज कॉन्शियस, और वो इस बात से भी अवेयर थी
कि जिस वर्ल्ड के बारे में वो वेट कर रही है, जिस वर्ल्ड को, जो कि जेफ का वर्ल्ड है, जिसे जानने के बारे में वो वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, उसे ये मालूम था कि बहुत ही आराम से वो उस जगह पे भी फील एट होम करेगी। फील एट होम मीन्स उसे वो जगह अनजानी नहीं लगेगी, उसे वो जगह वैसी ही लगेगी जैसी कि उसे वो जगह लगती है जहाँ वो रहती है, मीन्स सिटी, वो शहर जहाँ वो हमेशा रहती है, जो कि उसका घर रहा है। इट मीन्स कि उसे लगता है कि अगर जेफ उसे अपनी दुनिया में लेके जाएगा, वहाँ के लोगों से मिलवाएगा, तो सोफ़ी आराम से वहाँ पे सेट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, उसे कोई भी चीज़ वहाँ पे अनजानी फील नहीं होगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और उसे ये भी लगता था कि जेफ की दुनिया एज इफ वेट करती है कि सोफ़ी आए वहाँ पे। शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जेफ, और वो तो इमेजिन भी किया करती थी कि जेफ उसे अपनी बाइक पे लेके जा रहा है, जहाँ पे वो काम करता है, पीछे बिठा के उसे लेके जा रहा है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस, और जेफ ने क्या पहन रखा है? शाइनिंग ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी है, एंड शी इज़ वेयरिंग येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और उसकी ड्रेस पे, येलो ड्रेस जो सोफ़ी ने इमेजिनेशन में पहन रखी है, उसके पीछे एक केप लगा हुआ है दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो कि पीछे हवा से उड़ रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और बहुत से लोग, जो कि जेफ की पूरी दुनिया है, जो सोफ़ी को लगता है, वो सभी लोग तालियों से उन दोनों का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। ही सैट फ्राउनिंग। फ्राउनिंग का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसप्लेजर। किसी भी चीज़ को अगर हम ना पसंद करें या अप्रूव ना करें, तो जो हम एक्सप्रेशन देते हैं उसे फ्राउनिंग कहते हैं। एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रैडल्ड। क्रैडल्ड मीन्स होल्ड जेंटली एंड प्रोटेक्टिवली, बहुत ही आराम से किसी चीज़ को पकड़ना हम क्रैडल कह सकते हैं, जैसे हम बच्चों को पकड़ते हैं, छोटे बच्चों को। In his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. जेफ जो है रिपेयरिंग की कोशिश कर रहा था रूम में अपना एक पार्ट, अपनी मोटर बाइक का। वो यहाँ पे एक फ्राउनिंग एक्सप्रेशन देता है, मीन्स उसे वो लग रहा है कि अभी वो कर नहीं पा रहा है, अभी वो रिपेयर नहीं हुई है चीज़। और वो क्या था? एक ऑयली कॉम्पोनेंट था, कोई भी एक कॉम्पोनेंट था बाइक का जो कि ऑयली था, ग्रीसी था। उसने उसे बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा था, और इस तरीके से वो इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रीट कर रहा था जैसे कि जेफ ने कोई एक मासूम सा छोटा सा एनिमल पकड़ रखा हो, और जेफ चाहता था कि वो जानवर बोल उठे, बोले, बात करे जेफ से। आई मेट डैनी केसी, सोफ़ी से। सोफ़ी कहती है जेफ से कि मैं डैनी केसी से मिली। डैनी केसी यहाँ पे कौन है? एक आयरिश फुटबॉलर है, फुटबॉल प्लेयर है, जो बहुत ही अच्छा गेम खेलता है। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, तो ये बात सुन के जेफ जो है अब्रप्टली देखता है सोफ़ी की तरफ, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। अब्रप्टली का ये मीनिंग होता है, इसका मतलब कि वो अचानक से सोफ़ी की ओर देखता है ये बात सुन के, और उसने ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सोफ़ी उससे कहेगी। वेयर, फिर वो पूछता है कहाँ देखा? इन द आर्केड, तो इस पे वो आंसर करती है आर्केड में देखा। आर्केड का मतलब होता है अ कवर्ड पैसेज विद आर्चेस अलोंग वन और बोथ साइड्स। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे या तो एक ही साइड से कवरिंग हो या फिर दोनों साइड में कवरिंग हो, ऐसी जगह को आर्केड कहते हैं। और सोफ़ी कहती है वहीं पे वो डैनी केसी से मिली। फनीली एनफ, वो कहती है कितनी मजाकिया बात है ना, मैं डैनी केसी से कहाँ मिली? आर्केड में मिली। इट्स नेवर ट्रू, आई डिड टू, यू टोल्ड डैड। सो इस पे उसका भाई कहता है जेफ, ये हो ही नहीं सकता, मैं भी मिला। मीन्स जैसे हम कभी कभी सरकास्टिक होते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ मैं भी मिला। यू टोल्ड डैड, फिर वो पूछता है कि तुमने डैड को बताया इसके बारे में कि तुम डैनी केसी से मिली? शी शूक हर हेड, उसने अपना सर ना में हिलाया। चेस्टेंड, चेस्टेंड मीन्स करेक्टेड और रिमाइंडेड, याद दिलाना किसी बात को या किसी को करेक्ट करना। एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, आई डोंट बिलीव इट, फिर वो अपने भाई को रिमाइंड कराती है कि तुम ही सबसे पहले इंसान होते हो जिससे मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करती हूँ, और तुम भूल गए, आई डोंट बिलीव इट। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, वो कहती है कि आर्केड में मैं कपड़ों को देख रही थी रॉयस के विंडो में। रॉयस का विंडो क्या था? यहाँ पे ये एक क्लोथिंग स्टोर की बात कर रही है जिसकी खिड़की से वो कपड़ों को देख रही थी। व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी, तभी कोई आया और मेरे साइड में खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी, और पता है कौन था वो? डैनी केसी था। ये अपने भाई जेफ को बता रही है सोफ़ी।
ऑल राइट, व्हाट डज इट लुक लाइक? तब उसका भाई पूछता है, अच्छा ये बताओ वो दिखता कैसा है? ओह कम ऑन, यू नो वट ही लुक्स लाइक। फिर वो कहती है तुम्हें मालूम है वो कैसा दिखता है? क्लोज टू आई मीन, तुम्हें काफ़ी कुछ पता है कि मीन्स वो कैसा दिखता है, तुम्हें तो मालूम ही है। सोफ़ी कहती है भाई से, वेल ही हैज़ ग्रीन आइज। बट वो फिर से कंटिन्यू करती है और कहती है उसकी आंखें जो है ग्रीन है, जेंटल आइज, और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं, सॉफ्ट हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और जैसा हम सोचते हैं वैसा टॉल वो नहीं है, उतना टॉल नहीं है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, और वो सोच रही है क्या मैं डैनी केसी के टीथ के बारे में भी अपने भाई को बताऊं, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। बट उसने नहीं बताया जेफ को टीथ के बारे में। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। उनके फादर अब अपने आप को क्लीन कर चुके थे, फ्रेश हो चुके थे, और उन्होंने अपना फेस और आर्म्स सब वॉश किया हुआ था सोप से, तो वो शाइनी नज़र आ रहा था, थोड़ा पिंक कलर का, एंड ही वॉज स्मेलिंग ऑफ सोप। He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. फादर जो है सोफ़ी के, जब वो हैंड वॉश करके आए, फेस वॉश करके आए, तो उन्होंने टीवी चलाया और फिर उन्होंने डेरेक का एक शू उठाया जो कि पड़ा हुआ था, जिस चेयर पे वो बैठने वाले थे उस चेयर से उन्होंने उठाया और उसे सोफ़े पे उछाल दिया और एक ग्रंट के साथ बैठ गया। ग्रंट मीन्स हैवी साउंड के साथ, जैसे कि एल्डरली पीपल बैठते हैं। सोफ़ी मेट डैनी केसी, जेफ सेड। जेफ अपने फादर से कहता है कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली है। सोफ़ी रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स ट्विस्टेड एंड टर्न विद क्विक मूवमेंट्स। मीन्स यहाँ पे सोफ़ी को थोड़ा सा अनईजी फील हुआ जब डैनी केसी के बारे में जेफ ने फादर को बताया। वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जहाँ पे वो टेबल पे जहाँ वो बैठी हुई थी वहीं पे वो थी, और जब उसने ये सुना कि जेफ पिताजी को बता रहा है कि डैनी केसी से मुलाकात हुई है सोफ़ी की, तो वो थोड़ा सा अनईजी फील करती है। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। फिर फादर जो है उन्होंने अपना हेड घुमाया, अपना सर घुमाया, ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी गर्दन, जो उनकी गर्दन है, जैसा कि वो एक हैवी इंसान थे तो गर्दन भी ऑब्वियसली मोटी थी, और उन्होंने सोफ़ी की तरफ देखा। His expression was one of disdain. Disdain means the feeling that someone or something is unworthy of one's consideration or respect. फादर ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए एज इफ कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोफ़ी किससे मिलके आई है या फिर जेफ क्या बता रहा है डैनी केसी के बारे में। इट्स ट्रू, जेफ सेड। तो जेफ इस पे कहता है नहीं ये सच है, सोफ़ी सच में मिलके आई है डैनी केसी से। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। इस पे फादर कहते हैं कि मैं भी एक इंसान को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी कौन थे? ये एक इंग्लिश फुटबॉलर हुआ करते थे। तो सोफ़ी के फादर कहते हैं हाँ हाँ मैं भी एक इंसान को जानता था जो कि टॉम फिनी को जाना करता था। हिज फादर सेड रेवरेंटली। रेवरेंटली मीन्स विद डीप रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये बात सोफ़ी के फादर ने कही। टू द टेलीविजन, टेलीविजन की ओर देखते हुए ही उन्होंने ये बात कही। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, बट ये बहुत ही पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जेफ सेड। तो जेफ कहता है हाँ आपने हमें बताया था। केसी माइट बी दैट गुड समडे, और केसी हो सकता है कि टॉम फिनी की ही तरह बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर एक दिन हो जाए, बेटर देन दैट इवन। बट डैनी केसी तो उससे भी अच्छा हो सकता है। ही इज़ द बेस्ट, डैनी केसी इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। तो फादर कहते हैं कि हाँ ये तभी पॉसिबल है जब वो अपना दिमाग सही रखता है। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और अगर उसके जो टीममेट्स हैं, उसके जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, तो ये पॉसिबल है कि डैनी केसी टॉम फिनी से भी अच्छा फुटबॉलर हो जाए। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। और वो फिर कहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है गेम में इन दिनों। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। तो इस पे जेफ कहता है कि नहीं नहीं डैनी केसी के साथ ऐसा नहीं होगा, ही विल बी परफेक्टली फाइन, बिकॉज वो जिस टीम का मेंबर है वो अपनी कंट्री की बेस्ट टीम है। ही इज़ वेरी यंग येट, और अभी तो वो बहुत ही यंग है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम। तो और जेफ ये भी कहता है कि बट वो मेरे से ओल्डर है, मेरे से बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, बट फर्स्ट टीम के लिए वो अभी भी यंग है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। यंग है ये तो एक्सेप्टेबल है, बट वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी भरी है कि एज को हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का टॉपिक बना ही नहीं सकते कि एज कम है।
ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल। टेबल पे बैठे ही बैठे सोफ़ी इन दोनों की बातचीत सुन रही थी और वो तभी कहती है कि वो एक शॉप खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रिमेज्ड, ग्रिमेज्ड मीन्स गेव एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग डिस्गस्ट, एज इफ उसको फिर से भरोसा नहीं हो रहा है। एक तरह से वो डिस्गस्ट यानी हेट वाला लुक उन्होंने दिया सोफ़ी को, और उन्होंने कहा वेयर डिड यू हियर दैट? तो पूछते हैं कि तुमने कहाँ सुना कि वो एक शॉप खरीदने वाला है? ही टोल्ड मी सो। तो सोफ़ी कहती उसी ने मुझसे कहा कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, वो कुछ बुदबुदाए जो कि प्रॉपर क्लियर सुनाई नहीं दिया, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को अपनी चेयर में ड्रैग किया, मीन्स जिस पे वो बैठे हुए थे उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी टेलीविज़न की तरफ फोकस की। दिस अनदर ऑफ यू वाइल्ड स्टोरीज, एक और वाइल्ड स्टोरी तुम्हारी। वाइल्ड स्टोरी जो कि सोफ़ी बनाया करती थी, तो फादर यहाँ पे कहते हैं एक और कहानी तुम्हारी। शी मेट हिम इन द आर्केड, जेफ सेड। अब जेफ सोफ़ी की तरफ से फादर से कह रहा है आर्केड में मिली वो डैनी केसी से, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और बताया जो जो उसे सोफ़ी ने बताया था सेम चीज़ें जेफ ने किसे बताई, फादर को। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड अग्रेसिवली। तो फादर यहाँ पे सोफ़ी को रिमाइंड कर रहा है कि अगर तुमने ऐसे ही डे ड्रीमिंग कंटिन्यू रखी तो तुम अपने आप को किसी दिन बहुत ही बड़े ट्रबल में डाल लोगी, बहुत ही अग्रेसिवली, यानी कि काफ़ी क्रोध में फादर ने यहाँ पे कहा सोफ़ी को। जेफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जेफ? फिर सोफ़ी कहती है जेफ को मालूम है कि ये सही है ना जेफ? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो यहाँ पे वो कहती है सोफ़ी जेफ से कि फादर तुम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, दो ही वुड लाइक टू, वो विश्वास करना चाहते हैं तुम पे बट वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ही के साथ डोंट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा होगा, बट डोंट यूज़ होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंग्लिश जो है लोकल लैंग्वेज होती है, तो कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। डायलेक्ट्स मीन्स जैसे हिंदी कई जगह की अलग अलग हिंदी होती है, वैसे इंग्लिश भी अलग अलग तरह की इंग्लिश होती है, तो एक पर्टिकुलर डायलेक्ट में ये ही के साथ डोंट का यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। जो टेबल लैम्प ब्रदर के रूम में रखा हुआ था वो एक ग्लो अक्रॉस द ब्रदर्स बेडरूम वॉल, एक तरह की रोशनी उस वॉल पे डाल रहा था, एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ। और जो वॉल पे फोटोग्राफ्स लगी हुई थी यूनाइटेड, जो उनकी टीम है जिसको ये पूरी की पूरी फैमिली एडमायर किया करती थी, उस टीम का भी एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर भी लाइट जा रही थी किसकी, लैम्प की। एंड और उसके नीचे क्या था, उस पोस्टर के नीचे 2-3 फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, फोटोग्राफ्स बीनीथ, 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी। और उसमें से 3 फोटोज किसकी थी, यंग आयरिश प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़। कोई भी यंग मैन और यंग वुमन जिसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट भरा हो, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, एबिलिटीज़ हों। इस केस में कौन है यहाँ पे, डैनी केसी। तो इसका मतलब है कि एक तो यूनाइटेड की टीम का पोस्टर लगा हुआ था ऊपर, उसके नीचे कुछ फोटोग्राफ्स थी, उसमें से 3 फोटोग्राफ्स किसकी थी, डैनी केसी की ही थी। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्रदर भी डैनी केसी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया करता था। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी कहती है जेफ से तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। सोफ़ी सेड नथिंग टू टेल इज देयर। तो जेफ कहता है बताने का कुछ है ही नहीं। प्रॉमिस जेफ डैड वुड मर्डर मी। तो कहती है कि जेफ मुझे प्रॉमिस करो अगर ये बात बाहर गई तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, वो उसी केस में तुम्हारा मर्डर करेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि ये सच है कि तुम डैनी केसी से मिले हो। प्लीज़ जेफ, फिर वो जेफ से कह रही है प्लीज़। क्राइस सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल। फिर वो कहता है फॉर गॉड सेक सोफ़ी तुम अभी भी स्कूल में हो, इट मीन्स तुम अभी भी बच्ची हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, केसी के पास लड़कियों की लाइन लगी होगी। अपनी बहन को वो समझा रहा है कि उसके ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, उसके पास ऑलरेडी लड़कियों की लाइन लगी होगी। तो इस पे सोफ़ी कहती है नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है लड़कियों की लाइन। हाउ कुड यू नो दैट? इस पे जेफ पूछता है तुम्हें कैसे पता कि नहीं है ऐसा। ही जियर्ड, उसने यहाँ पे उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता, एग्रेसिव होके पूछता है ये। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। तो सोफ़ी कह रही उसने मुझे बताया कि लड़कियों की लाइन नहीं लगी है इसलिए मुझे मालूम है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो जेफ कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि लड़के सच बोलते हैं इस बारे में लड़कियों से कि कोई भी लाइन नहीं है या उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ऑलरेडी।
येस ही डिड। तो सोफ़ी कहती नहीं, उसने मुझे सच बताया। ही इज़ंट लाइक दैट, वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। ही इज़ क्वाइट, वो बहुत ही शांत तरह का लड़का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट एपरेंटली। फिर वो कहता है बट वो उतना भी क्वाइट नहीं है जितना तुम बता रही हो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जेफ। फिर वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैं थी जिसने पहले बातचीत शुरू की। वेन आई सॉ हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी। फिर यहाँ पे अपने भाई से कह रही है जब मैंने उसे देखा तो मैंने बातचीत शुरू की। मैंने उससे पूछा एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी केसी हैं? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो गया मेरे इस सवाल पे। एंड ही सेड येस दैट्स राइट, और फिर उसने जवाब दिया कि हाँ ये सच है, मैं ही डैनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट। वो कहती है कि मैं जान गई कि ये डैनी केसी ही है क्योंकि उसका भी वही एक्सेंट था। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, जैसे कि जब वो टीवी पे इंटरव्यू देने के वक्त बोलता है सेम एक्सेंट में वो बात कर रहा था, तो मैं जान गई कि ये डैनी केसी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। फिर मैंने डेरेक के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा डैनी केसी से। सोफी यहाँ पे ये सभी चीज़ें अपने भाई जेफ को बता रही है। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, बट हम दोनों में से किसी के पास पेपर या पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड बिट। फिर हमने बस थोड़ी सी बातचीत की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयज़ विंडो। रॉयज़ के विंडो में जो कपड़े लगे हुए थे उनके बारे में हमने थोड़ी बात की। ही सीम लोनली, और मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत ही अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आइलैंड। आफ्टर ऑल वो अपने घर से बहुत ही दूर है। कहाँ रहता है डैनी केसी? वेस्ट ऑफ आइलैंड। और वो मैच खेलने आया होगा, तो सोफ़ी कहती है ऑब्वियसली अपने घर से बहुत दूर है, तो वो अकेला फील कर रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गॉन ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। और फिर मुझे डैनी केसी ने कहा कि अगर नेक्स्ट वीक मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो वो मुझे नेक्स्ट वीक ऑटोग्राफ दे देगा। ऑटोग्राफ होता है एक तरह का सिग्नेचर या एक शॉर्ट मैसेज जो कि सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस को देते हैं। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और मैंने कहा हाँ। जब मुझे डैनी केसी ने कहा कि अगर तुम मुझे नेक्स्ट वीक मिलती हो तो मैं ऑटोग्राफ दूंगा, तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल मिलूंगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप। तो यहाँ पे जेफ कहता है हाँ हाँ जैसे कि वो आएगा ही। शो अप मीन जैसे कि वो तुमसे मिलने आएगा ही। यू डू नॉट बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो सोफ़ी कहती है तुमको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना, है क्या? ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। फिर उसका भाई जो है जेफ, वो अपनी जैकेट उठाता है जो कि शाइनी थी और शेपलेस थी, मीन्स प्रॉपर आयंड नहीं रही होगी या प्रॉपर शेप नहीं था उसका। उसने चेयर की बैक से उसे उठाया और अपने आर्म्स उसमें डाल दिए, मीन्स उसे पहन लिया। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। और यहाँ पे सोफ़ी जो है विश कर रही है कि उसका भाई अपने लुक्स पे और ज़्यादा ध्यान देता। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, और वो ये भी विश करती है कि वो अपने कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देता। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो टॉल था, उसका डार्क फेस था, स्ट्रॉन्ग फेस था। हैंडसम शी थॉट, और वो ये भी सोचती है कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, उसे ज़रूरत है तो अपने लुक्स और अपने कपड़ों पे अच्छे से ध्यान देने की। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड। फिर वो कहता है ये बहुत ही अजीब सी बात है जो मैंने कभी भी सुनी है, बहुत ही वियर्ड बात है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। फैमिली जो है जैसा कि सैटरडेज को जाती थी मैच देखने यूनाइटेड टीम का, तो ये उनके लिए एक पिलग्रिमेज हुआ करता था। पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा। तो ये जाते हैं मैच देखने के लिए। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफ़ी और फादर और लिटिल डेरेक हर बार की तरह कहाँ गए? गोल पोस्ट के पास बैठने। जेफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जेफ कहाँ गया? हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ हायर अप, ऊंचाई पे बैठ गया मैच देखने। यूनाइटेड 1-2-0, यूनाइटेड जो है ये मैच जीत गया 2-0 से। एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और सेकेंड गोल किसने किया? केसी ने किया। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, और केसी को यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए जा रहे हैं जैसे कि अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। यहाँ पे तारीफ की जा रही है कि इनोसेंस से भरा हुआ भी है वो, और एक आयरिश पर्सन है जो कि जीनियस है अपने गेम में। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स, और वो 2 बड़े बड़े डिफेंडर्स के पास से होता हुआ ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया वो पहुँचता है। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और जो पिताजी हैं वो चिल्ला रहे थे, उनके पिताजी चिल्ला रहे थे क्यों? कि वो पास दे बॉल को।
एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डोजन यार्ड्स। और उसने क्या किया, डैनी केसी ने जो गोलकीपर था वहाँ पे उसको बीट कर दिया डोजन यार्ड से। डोजन मतलब दर्जन होता है, तो लगभग 1 दर्जन यार्ड से ही, इतनी डिस्टेंस से, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस से ही उसने गोलकीपर को बीट कर दिया और गोल हो गया। सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड, और सोफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसको बहुत ही ज़्यादा प्राइड हो रहा था। किस पे, डैनी केसी पे। आफ्टरवर्ड्स जेफ वॉज एक्सटैटिक, और बाद में मैच के बाद जब ये सभी मिलते हैं तो जेफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस वाइल रिटर्निंग होम। जब वो सभी वापस आ रहे थे तो कोई एक जो ऑडियंस में से किसी एक ने कहा कि आई विश कि वो इंग्लिश मैन होता, वो इंग्लैंड का होता, आयरलैंड का नहीं, इंग्लैंड का होता। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. जब वो सोफ़ी के साथ घर आता है तो छोटा जो भाई है सोफ़ी का, डेरेक, वो अपनी मदर को कहता है कि ये वर्ल्ड कप तो आयरलैंड ही जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और फादर तो वहीं से कहाँ चले गए थे, पब चले गए थे ये विक्ट्री सेलिब्रेट करने यूनाइटेड की। What's this you have been telling? Jancy said. Next week. About what? नेक्स्ट वीक जब सोफ़ी और जेंसी मिलते हैं तो जेंसी सोफ़ी से कहती है कि ये तुम क्या बोलती रहती हो। तो सोफ़ी पूछती है अबाउट वॉट, किस बारे में। योर जेफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, तुम्हारा जेफ यानी कि तुम्हारे भाई ने, टोल्ड आर फ्रैंक मीन्स कि जेंसी का भाई था फ्रैंक, उसको बताया जेफ ने कि डैनी केसी से मिली सोफ़ी। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन, ये एक तरह का इंक्विजिशन नहीं था। जब जेंसी ने ये सवाल किया सोफ़ी से तो इंक्विजिशन का मतलब यहाँ पे होता है पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटेंसिव क्वेश्चनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा एक पीरियड नहीं था क्वेश्चनिंग का, मीन्स जेंसी ने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किया। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, जस्ट जेंसी अपना रियल कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रही थी, और रियल कैरेक्टर उसका क्या था, बीइंग नोजी। बीइंग नोजी का मतलब है शोइंग टू मच क्यूरियोसिटी अबाउट अदर पीपल्स अफेयर, दूसरों के मैटर के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होना। जेंसी बस यहाँ सोफ़ी के अफेयर्स में घुस रही थी, जानना चाह रही थी, बट सोफ़ी वॉज स्टार्टल, बट सोफ़ी इस सवाल से चौंक गई। ओह दैट, अच्छा वो बात कर रही हो तुम। जेंसी फ्राउन, जेंसी ने उसे एक माइल्ड से एंगर का लुक दिया, मीन्स कि थोड़ा सा गुस्सा होने का लुक दिया। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, क्योंकि जेंसी को ये लग रहा था कि सोफ़ी उससे छुपा रही है। येस दैट, फिर जेंसी ने कहा हाँ वही। वेल येस आई डिड, हाँ मैं मिली थी डैनी केसी से। यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली हो। जब सोफ़ी ये सवाल जेंसी से करती है तो जेंसी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब एक तरह का ऐसा एक्सप्रेशन देना कि हाँ मैं नहीं मिली हूँ, और ये कैसे पॉसिबल है मिलना डैनी केसी से। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, डैम दैट जेफ, दिस वॉज अ जेफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। सोफ़ी ग्राउंड को घूरती है, ज़मीन को घूरती है, और मन में सोच रही है कि क्या किया जेफ ने, ये मैंने उसे बताया था सीक्रेट रखने के लिए, और उसने जेंसी की तरह सबको फैला दिया। ये तो नहीं है आदत जेफ की। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये एक ऐसी बात थी जो बस जेफ और सोफ़ी के बीच में ही रहनी चाहिए थी, भाई बहन के ही बीच में रहनी चाहिए थी। बट जेफ ने क्या किया, समथिंग सीक्रेट, ये तो हमारा सीक्रेट था। इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये ऐसी बात नहीं थी कि जेंसी की तरह हर जगह इसे फैलाया जाए। टेल गॉकी, गॉकी मीन्स नर्वसली, ऑकवर्ड एंड अनगेनली। जेंसी समथिंग, अगर नर्वस होके कुछ भी जेंसी को अगर बता दिया जाए लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, पूरे के पूरे नेबरहुड, सभी आस पड़ोस के जितने लोग हैं सबको ये बात पता चल जाती थी अगर कोई भी बात जेंसी को बता दी जाए तो। डैम दैट जेफ वॉज नथिंग सेक्रेड, यहाँ पे जेफ को कोस रही है और कह रही है क्या कुछ भी हमारे बीच में सेक्रेड नहीं रह सकता था, पवित्र नहीं रह सकता था, ज़रूरी था मेरे सीक्रेट को दूसरों के साथ शेयर करना। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, ये एक सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहना है। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ़ी, यू नो दैट। तब जेंसी कहती है कि मैं रखूंगी तुम्हारा सीक्रेट। जब सोफ़ी यहाँ पे जेंसी से कहती है इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, ये सीक्रेट है जो कि सीक्रेट ही रहना चाहिए, एक राज रहना चाहिए। आई विल कीप अ सीक्रेट, तो यहाँ पे जेंसी उसको अश्योर कर रही है कि सोफ़ी मुझे पता चल गया है बट मैं तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, फिर यहाँ पे सोफ़ी कंटिन्यू कर रही है कि आई विल नॉट बी टेलिंग दिस टू एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट, अगर मैं अपने डैड को इस बारे में बताती हूँ या मेरे डैड को पता चलता है इस बारे में, तो पता है क्या होगा, लाइन लग जाएगी मेरे घर के सामने। जेंसी ब्लिंक्ड, अ रो, जेंसी कहती है लाइन,
आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चव्ड. चव्ड मीन्स वेरी प्लीज्ड एज एनीथिंग. तो जैसे कहती बट मुझे तो लगा अगर तुम्हारे फादर को पता चलता है इस बारे में तब वो बहुत खुश हुए होंगे. शी रियलाइज देन दैट जैंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट. फिर यहाँ पे जब वो जैंसी की बातें सुनती है तो सोफ़ी रियलाइज़ करती कि अच्छा जैंसी को पता ही नहीं है कि मैं डैनी केसी के साथ डेट पे जाने वाली हूँ. जेफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट. अच्छा जेफ ने इस बारे में नहीं बताया है किसी को अभी. शी ब्रीद मोर ईजिली. अब उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली. सो जेफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल मेरे भाई ने बिल्कुल भी मुझे लेट डाउन फील नहीं कराया है. लाइक बस थोड़ी सी बात बताई है, पूरी बात नहीं बताई है. ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल. और उसे ये भी लगता है कि इसका मतलब है कि मेरे भाई को मुझ पे यकीन है, तभी उसने मेरा आधा सीक्रेट तो एटलीस्ट रखा. आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट. आफ्टर ऑल हम भाई बहन के बीच में कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो पवित्र है, बचा है जो बस हमारा सीक्रेट है. इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली. ये बस बिल्कुल छोटी ही बात थी. आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ. यहाँ पे सोफ़ी जेंसी से कंटिन्यू करती है बताना कि ये बस एक छोटी सी मुलाकात थी. आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड. बट हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर या पेन नहीं था तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इस मीटिंग का. हाउ मच हैड जेफ सेड. जीसस आई विश आई हैड हैव बीन देयर. यहाँ पे वो इमेजिन कर रही है, वो समझ नहीं पा रही है, वो उसको पता ही नहीं है कि जेफ ने कितनी बातें किसको बताई हैं. और वो सोच रही है कि हे भगवान अगर मैं उस जगह रही होती तो कितना अच्छा होता, मुझे पता रहता कि जेफ ने क्या क्या बताया है. ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट. फिर यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करती है सोफ़ी और जेंसी को बता रही है मेरे डैड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा इस बात पे कि मैं डैनी केसी से मिली. यू नो वॉट अ मिजरी ही इज़. यहाँ पे वो अपने फादर को मिजरी बोल रही है. इसका मतलब यहाँ पे होगा अनफ्रेंडली या फिर बैड टेम्पर्ड. मीन्स कि कितने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो छोटी छोटी बातों पे. वो अपने फादर को इस तरह यहाँ डिस्क्राइब कर रही है. बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी. बट लास्ट थिंग होगी जो मैं चाहूँगी वो क्या होगी लास्ट थिंग. मेरे घर के सामने लोगों की लाइन जो कि मेरे पापा से पूछ रहे होंगे कि ये क्या है डैनी केसी के बारे में, कि आपकी बेटी कब मिली, कहाँ मिली, मेरे पापा से इंक्वायर करने के लिए लंबी लाइन जब लोगों की लगेगी. ये लास्ट चीज़ होगी जो मैं एक्सपेक्ट करूँगी. मुझे इससे नफ़रत है. ही वुड मर्डर मी. और मेरे डैड तो मेरा मर्डर कर देंगे. एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स वेन देयर्स अ रो. और तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ कैसा रिएक्ट करती है जब भीड़ बढ़ती है लोगों की. तो जैंसी सेड हश्ड. यू कैन ट्रस्ट मी सोफ़ी, यू नो दैट. जैंसी ने धीरे से कहा कि सोफ़ी तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी. आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कनाल. अब ये है डेट वाला दिन जब वो जा रही है डैनी केसी से मिलनी. तो अंधेरा हो गया था और वो जो कनाल थी उसके साइड बाय साइड चल रही थी अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ. और एक पाथ जो रास्ता था साइड में वो ढका हुआ था, शेल्टर्ड था, ऊपर से कवर्ड था. लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वॉफ. वॉफ का मतलब होता है एन एरिया टू विच अ शिप में बी मूव टू लोड एंड अनलोड. जहाँ पे शिप रखी जाती है लोडिंग और अनलोडिंग के पर्पज़ के लिए. मीन्स उस पर सामान रखा जाना और उतारना, इस पर्पज़ के लिए जो जगह होती है उसे वाफ कहते हैं. तो सोफ़ी जिस रास्ते पे चल रही थी वो इसी जगह से आने वाली लाइट से ही बस रोशनी पा रहा था. अक्रॉस द वाटर एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट. और बहुत ही दूर से ड्रोन की आवाज़ आ रही थी, मफल्ड सी. जो सिटी का ड्रोन था उससे मफल्ड सी मीन्स बहुत बंधी बंधी सी आवाज़ आ रही थी. इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन वेन शी वॉज अ चाइल्ड. वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ वो बचपन में खेलने आया करती थी अक्सर. देर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एम वेयर लवर्स समटाइम्स केम. वहाँ पे एक लकड़ी की बेंच थी, एक एम ट्री था. सॉलिटरी मीन्स सिंगल ट्री था. एम एक तरह का ट्री होता है, आप इसका इमेज में देख सकते हैं किस तरह का पेड़ होता है ये. वेयर लवर्स समटाइम्स केम. और लवर्स जो हैं वहाँ पे कभी कभी आया करते थे बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए. शी सैट डाउन टू वेट. वो उसी बेंच पे बैठ जाती है, वुडन बेंच पे, और वेट करने लगती है. किसका? यहाँ पे डैनी केसी का वो वेट करने लगती है. इट वॉज द परफेक्ट प्लेस. और उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट प्लेस था. किस लिए? शी हैड ऑलवेज थॉट. सो हमेशा से उसने सोचा था कि ये एक परफेक्ट प्लेस है फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस टाइप. इस तरह की मीटिंग के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है. इस तरह की मीटिंग से मतलब उसका है जब
कोई अपने क्रश से मिलना चाहता है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, और वो फिर ये भी सोच रही है कि वो लोग जो मिलते वक्त ऑब्जर्व्ड नहीं होना चाहते, नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे, तो उन लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो ये भी यहाँ पे कहती है कि आई एम श्योर कि डैनी केसी को भी ये जगह ऐसी ही लगेगी कि हाँ ये सही है, मिलने के लिए ये जगह सबसे परफेक्ट है, बिकॉज किसी और को हम नहीं दिखेंगे। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कुछ देर वेट करने के बाद वो इमेजिन करने लगी, फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो गई कि वो आ रहा है। वो इमेजिन यहाँ पे कर रही है कि वो आ रहा है डैनी केसी उससे मिलने। शी वॉच्ड अलोंग द कनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, और इमेजिन कर रही है कि वो नहर से होता हुआ आ रहा है, आउट ऑफ द शैडोज, जो अंधेरा है उससे निकल के आ रहा है उसकी तरफ। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वो खुद का एक्साइटमेंट भी इमेजिन कर रही है कि जब वो मेरी तरफ आ रहा होगा तो मुझे कितना एक्साइटमेंट होगा, मैं कितनी खुश होंगी, ये भी इमेजिन कर रही है। Not until some time had elapsed means pass or go by, did she begin balancing against this the idea of his not coming. वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, वो अपने आप को समझाने लगी, अपने थॉट्स को बैलेंस करने लगी, और ये सोचने लगी कि हो सकता है डैनी केसी ना आए मुझसे मिलने। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. और वो सोच रही है कि मैं यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रही हूँ कि डैनी केसी आएगा और टाइम भी पास हो रहा है। वो अपने आप को यहाँ पे एक तरह से समझा रही है। आई फील द पैंग्स, और वो कह रही है मुझे पैंग्स फील हो रहा है। पैंग्स का मतलब अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशन। वो ये भी इमेजिन कर रही है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि वो आएगा या नहीं, ये बात सोच के। ऑफ डाउट स्टरिंग इन साइड मी, और मेरे अंदर जो डाउट है उसके आने या ना आने का, इससे मुझे पैंग्स फील हो रहे हैं, इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैं कब से बैठ के उसका इंतज़ार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया, ये सोच सोच के अब उसे तकलीफ़ होने लगी थी। आई रिमेंबर जेफ सेइंग ही वुड नेवर कम, और मुझे याद आ रहा है कि जेफ ने कहा था कि वो नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम, और जब मैं उन सभी को बता रही थी, जब मैंने डैड को बताया, जैंसी को बताया, जेफ को बताया, और वो सारे तो मेरा विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि डैनी केसी मुझसे मिलने आएगा। ये सभी चीज़ें वो इमेजिन कर रही है, वो फिर से सोच रही है अकेली बैठी बैठी उस वुडन बेंच पे। आई वॉन्डर वॉट विल आई डू, अब वो सोच रही है कि मैं क्या करूँगी अगर वो नहीं आता है तो। वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम, मैं उन लोगों से क्या कहूँगी, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी जब वो लोग मुझसे पूछेंगे, मेरे डैड और जेफ मान लो मुझसे वो लोग पूछते हैं कि कैसी रही मीटिंग डैनी केसी से और क्या क्या बातें हुई, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी। बट वी नो हाउ इट वॉज, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। फिर वो यहाँ पे इमेजिन करे, बट हमें तो पता है ना, वी से मतलब यहाँ है उसका डैनी एंड मी मीन्स हर सेल्फ, सोफी। वो कहती बट हमें तो पता है ना ये क्या है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये आपका मैटर नहीं है। हाउ कैन यू हेल्प, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि लोग आप पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट का मतलब इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। बट एट द सेम टाइम वो ये भी इमेजिन कर रही है कि अब मैं डिस्पॉन्डेंट हो रही हूँ, अब मैं अपना करेज जो है वो खो रही हूँ, मेरा जो होप है वो जा रहा है, मैं होपलेस हो रही हूँ। होपलेस क्यों हो रही है, उसे अब लगने लगा है कि डैनी केसी नहीं आएगा। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, और अगर वो नहीं आता है तो मुझे ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा, और मुझे अगर ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा तो मैं उन्हें कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि आप लोग गलत थे और आप लोग मुझे गलत समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ डैनी केसी के बारे में। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, वो वेट करती रही, वहाँ पे इंतज़ार करती रही, और जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे, उसके थॉट में जो चेंजेस आ रहे थे उन्हें भी वो मेज़र कर रही थी इसी तरीके से, अपने आप को समझा के दोनों तरीक़ों से। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, और इंतज़ार ख़त्म करना, इस बात को यहाँ रेजिग्नेशन कहा गया है, वॉज नो सडन थिंग। अचानक उसने इस बात का फैसला नहीं किया, तुरंत ही फैसला नहीं किया कि नहीं अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, नहीं, बहुत सोच समझ के उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझे इंतज़ार नहीं करना है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब वो खुद ही इमेजिन करिए कि अब मुझे दुख हो रहा है, अब मैं दुखी हो गई हूँ। शी थॉट
एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस सैडनेस को कैरी करना। यहाँ वो अपने आप को भी इमेजिन ही कर रही है कि मुझे अब ऐसा हो रहा है, मुझे अब वैसा हो रहा है। पूरा का पूरा वो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो सपनों की दुनिया में ही जी रही है इस वक्त भी, जब वो वुडन बेंच पे बैठी हुई है। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. और वो फिर से इमेजिन करे, यहाँ बैठे बैठे मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे मालूम है वो नहीं आएगा, और मैं देख सकती हूँ कि फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे इसी बर्डन के साथ मुझे जीना पड़ेगा कि मैं डैनी केसी के आने का वेट करती रह गई और वो मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे ये दुख झेलना पड़ेगा, ये बर्डन उठाना पड़ेगा थ्रू आउट माई लाइफ। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, और जो मेरे घर वाले हैं, जैनसी है, वो सभी तो मेरे पे डाउट करेंगे ही कि मैंने झूठ बोला था उनसे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा मुझ पे डाउट करते थे। जब कभी भी मैं उन्हें कुछ बताया करती थी तो उन्हें हमेशा मुझ पे डाउट ही रहता था। अब उन्हें एक और मौका मिल गया मुझ पे डाउट करने का। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। बट मुझे तो अपने आप पे यकीन रखना है ना, मुझे अपना जो ट्रस्ट है अपने आप पे वो फर्म रखना है, और मुझे याद रखना है कि कैसी मीटिंग थी मेरी पहली डैनी केसी के साथ। ऑलरेडी आई envisage means contemplate or conceive of as a possibility or a desirable future event। और फिर से वो इमेजिन करिए, मैंने तो ऑलरेडी जो है एक्सेप्ट कर लिया है जो फ्यूचर इवेंट होने वाला है, द स्लो वॉक होम। और वो खुद ही इमेजिन कर रही है कि अब मैं स्लोली घर की तरफ चल रही हूँ। एंड जेफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जब मैं घर पहुँचती हूँ तो मुझे जेफ का डिसअपॉइंटेड फेस नज़र आएगा जब मैं उसे बताऊँगी ही डिडंट कम, दैट डैनी, वो डैनी जिसके लिए मैं गई थी, जिससे मिलने गई थी मैं, वो नहीं आया। तो क्या होगा, जेफ डिसअपॉइंट हो गया। ये सभी चीज़ें वो इमेजिन करिए, ये सभी चीज़ें भी वो इमेजिन करिए। एंड देन ही फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और जब मैं जेफ को बताऊंगी कि डैनी केसी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फटाफट उठेगा और रूम से बाहर चला जाएगा, डोर को स्लैम करता हुआ, मीन्स कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करता हुआ। बट वी नो हाउ इट वॉज, अगेन वो वी जब कह रही है तब यहाँ पे वो डैनी केसी और अपने आप को मेंशन कर रही है। वी नो हाउ इट वॉज, हमारी मीटिंग हुई थी पहली। एंड आई शेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझाऊंगी। ये इमेजिन करिए कि फ्यूचर में जब ऐसा होगा तब मैं क्या करूँगी, वो ये भी इमेजिन कर रही है। डैनी एंड मी, मुझे पता है कि मैं और डैनी मिले थे। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। क्रम्बलिंग का मतलब होता है breaking or falling apart into some fragments, especially as part of a process of deterioration। एक प्रोसेस, किसी भी चीज़ के ख़राब होने का प्रोसेस, एज के साथ, टाइम के साथ जब कोई चीज़ ख़राब होने लगती है तो उसे हम क्रम्बलिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रम्बलिंग क्या है, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जो कि स्ट्रीट की ओर जा रही हैं। सो उस पर सोफ़ी चढ़ रही है सीढ़ियों पे, और वो इमेजिन करती जा रही है, सोचती जा रही है कि ये जो सैडनेस है मेरी, ये बहुत ही हार्ड है, डिफ़िकल्ट है for me to bear। It is a hard thing, this sadness। Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall। और जब वो पब के सामने से गुजरती है तो उसे वहाँ उसके पापा की जो साइकिल है वो नज़र आती है, जो कि वॉल के सहारे खड़ी थी। एंड वॉज ग्लैड, और ये देख के वो खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है, ही वुड नॉट बी देयर वेन शी गॉट होम। जब वो घर पहुँचेगी तो डैड घर पे नहीं होंगे, तो वो कुछ उससे सवाल नहीं करेंगे और उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी। अब वो फिर से यहाँ इमेजिन कर रही है कि कैसे उसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी डैनी केसी से। तो वो इमेजिन करिए कि मैंने कहा था एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी, क्या आप डैनी केसी नहीं हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। जब वो आ रही है, वापस जा रही है घर की तरफ, तो आर्केड के पास पहुंचती है तो फिर से पिक्चर मीन्स इमेजिन करने लगती है कि वो डैनी केसी से कैसे मिली थी रॉयस के विंडो के बाहर। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, और जब उसने पूछा तो डैनी केसी जो है थोड़ा सा टर्न होता है और रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा यहाँ पे एम्बेरस होता है या थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस हो जाता है और कहता है येस दैट्स राइट, येस दैट्स मी, मैं ही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक। फिर वो इमेजिन यहाँ पे करे कि मैंने उससे कहा कि मैं आपको हर वीक देखने आती हूँ आपका गेम विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स। वी थिंक यू आर ग्रेट एंड माई ब्रदर्स, माई डैड एंड आई थिंक यू आर अ ग्रेट प्लेयर। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। तो डैनी केसी कहता है इस पे दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आई वॉन्डर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। फिर वो इमेजिन करती है कि मैंने उसे कहा कि क्या आप हमें एक ऑटोग्राफ देंगे।
हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज यू ओन, उसकी आइज उसी लेवल पे हैं, उसी हाइट पे हैं जैसे कि हमारी हैं। हिज नोज इज़ फ्रेकल्ड, उसकी नोज़ पे कुछ स्पॉट्स हैं। फ्रेकल्ड का मतलब है कवर्ड विद फ्रेकल्स, यानी कि स्पॉट्स, छोटे छोटे निशान। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नोज थोड़ी सी अपवर्ड है, थोड़ी सी। एंड वेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और वो जब मुस्कुराता है तो बहुत ही शाय हो जाता है। एक्सपोजिंग हिज टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांत दिखते हैं स्माइल करते वक्त, और उसके टीथ में क्या है, गैप्स हैं दांतों के बीच में। His eyes are green and when he looks straight at you they seem to shimmer, और उसकी आंखें क्या हैं, green in color। and when he looks straight into your eyes तो क्या लगता है कि उसकी आंखें जो है झिलमिला रही हैं, शाइन कर रही हैं आपको देखते वक्त। दे सीम जेंटल, उसकी आइज़ बहुत ही जेंटल हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, जैसे कि घबराई हुई सी, लाइक अ गैजलीज। गैजलीज एक एनिमल होता है, स्मॉल एंटेलोप, छोटा बारहसिंगा। एंड यू लुक अवे, यहाँ पे वो कह रही है कि उसकी आंखें एक छोटे से बारहसिंगे के जैसे जैसे उसकी आंखें होती हैं वैसी ही हैं, जैसे थोड़ा सा घबराया हुआ सा वो नज़र आता है। एंड यू लुक अवे, और आप कहीं और देखने लगते हैं, क्योंकि आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा वक्त तक डैनी केसी की आइज से। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, और जब वो आपको देख रहा होता है तो आप देखने देते हैं उसकी आइज को थोड़ी देर तक अपने आप को। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और फिर आप जो आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया था अपनी आइज़ को, आप वापस आते हैं और उसकी आइज़ को देखते हैं स्लाइटली ब्रेथलेस। तो आप क्या हो जाते हैं, आप हो जाते हैं स्लाइटली ब्रेथलेस, मीन्स थोड़ा सा बेचैन। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और तभी डैनी केसी कहता है कि मुझे लगता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट आइदर, और आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास भी पेन नहीं है। ये जो सभी चीज़ें सोफ़ी कह रही है यहाँ पे, ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इवन उससे फर्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई थी, और ये सेकंड जो ये है इमेजिन कर रही है, ये सेकंड टाइम में ऐसा सेकंड टाइम में हुआ नहीं था, वो बस इमेजिन कर रही है कि फर्स्ट टाइम में ऐसा ऐसा हुआ था, और मैं ये चीज़ें याद रखूँगी, बाकी कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और आप उससे कहते हैं डैनी केसी से कि मेरे भाइयों को तकलीफ़ होगी अगर मैं आपका ऑटोग्राफ नहीं ले जा पाऊँगी उनके लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और फिर उसके जाने के बाद तक आप काफ़ी देर तक उस आर्केड में खड़े रहते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं वहीं खड़े खड़े जहाँ पे वो खड़ा था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और क्या आप याद करते हैं, उसकी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, और उसकी आँखों का झिलमिलाना, जो ग्रीन आइज थी उसकी, उनका चमकना, झिलमिलाना। आप वहाँ खड़े होके काफ़ी देर तक याद करते हैं और वेट करते हैं कि काश डैनी केसी वहीं आ जाए वापस। नो टॉलर देन यू, वो आपसे बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है। नो बोल्डर देन यू, इवन आपसे बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है वो। द प्रोडिजी, प्रोडिजी यहाँ पे है द यंग पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। कौन है यहाँ पे, यहाँ पे वो प्रोडिजी है डैनी केसी। द इनोसेंट जीनियस, और वो यहाँ पे उसको एक इनोसेंट जीनियस बता रही है कि वो बहुत ही इनोसेंट पर्सन है और जीनियस है अपने गेम में। द ग्रेट डैनी केसी, और वो कौन है, वो है द ग्रेट डैनी केसी। ये सभी चीज़ें वो इमेजिन कर रही है। And she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant approbation. अब यहाँ पे lumbering का मतलब है moving in a slow, heavy, awkward way. Hovered means remained in one place in the air, and exultant means triumphantly happy, and approbation means approval or praise. अब यहाँ पे वो लास्ट सैटरडे जब वो मैच देखने गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो डैनी केसी ने किस तरीके से गोल किया था वो सारी चीज़ें फिर से वो इमेजिन कर रही है। क्या है वो, सॉ हिम गोस पास द लंबरिंग, इट मीन्स कि वो एक मूव के साथ, एक प्रॉपर मूव जो फुटबॉलर्स का होता है उस तरीके से वो डिफेंडर्स के पास पहुंचता है, मीन्स जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स थे, और वो अपने दिमाग में सुन रही है इस वक्त, पूरा का पूरा इमेजिन कर रही है। क्या, 50,000 जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई थी, 50,000 कैच देयर ब्रेथ, अपनी सांसें रोक लेते हैं इस मोमेंट पे जब वो गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहा होता है गोल करने के लिए।
कब? जब वो हॉवर करता है। हॉवरिंग मीन्स थोड़ी देर के लिए हवा में जब वो बॉल के ऊपर मोमेंटरीली ओवर द बॉल वो रहता है, मीन्स कि प्रॉपर टाइम का वेट कर रहा है हिट करने के लिए। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इन टू द गोल। और जब उसने एकदम ही एग्जैक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से जब बॉल को गोल कर दिया, तो उस वक्त जो लोगों का एक्सप्लोजन हुआ था साउंड का, वो उसे भी इस वक्त इमेजिन कर रही है। द सडन थंडरस eruption ऑफ एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट मीन्स ट्रायम्फेंटली हैप्पी, मीन्स कि जो जीत की खुशी होती है उसकी बात ये यहाँ पे कर रही है। जो एरप्शन होता है लोगों का जीतने पे, यानी किसी के गोल पे जो लोग खुश हुए थे उस वक्त, वो भी यहाँ पे इमेजिन कर रही है। एप्रोबेशन मीन्स अप्रूवल और प्रेज, जिस तरह लोगों ने उसे प्रेज किया था इस गोल को करने के बाद, क्योंकि इसी गोल के बाद टीम जीत गई थी यूनाइटेड की। तो वो सारा कुछ यहाँ पे वो इमेजिन कर रही है। तो इन द एंड हम ये मान सकते हैं कि जो लड़की है सोफ़ी, जो टीनेज गर्ल है सोफ़ी, वो फुल ऑफ इमेजिनेशन है। वो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में ही रहती है और वो उससे बाहर नहीं आना चाहती है, और वो ये भी एक्सपेक्ट करती है कि सब उसकी बात को माने, और अगर कोई नहीं मानता है तो वो बार बार कोशिश करती है कि उसकी बात को वो माने। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि डैनी केसी से वो एग्जैक्टली मिली नहीं होती है, बट वो खुद को यकीन दिलाती है और इवन घर वालों को भी यकीन दिलाना चाहती है कि वो डैनी केसी से मिली है। और इस बात को साबित करने के लिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि मैं मिली थी, फिर मैंने ऑटोग्राफ भी मांगा था, बट मैं नहीं ला पाई क्योंकि पेन और पेपर नहीं था, उसने मुझे डेट पे भी बुलाया है। और इवन वो इतना ज़्यादा अपने ख्यालों में खोई है कि वो डेट पे चली भी जाती है। बट जैसा कि डैनी केसी ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया नहीं था, तो वो फिर आता ही नहीं है उससे मिलने वहाँ पे। तो फिर वो अपने आप को फिर से समझा रही है कि कोई बात नहीं, वो नहीं आया, पर मुझे तो पता है कि हमारा क्या रिश्ता है। और फिर से वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है, मैच की बातें, और जो फर्स्ट मीटिंग, सो कॉल्ड फर्स्ट मीटिंग जो वो क्लेम कर रही है कि उसकी हुई थी आर्केड में, उसके बारे में वो सब कुछ इमेजिन करती हुई घर की तरफ बढ़ती है। और ये भी इमेजिन करती है कि वो घर वालों को कैसे टैकल करेगी जब वो उससे इस मीटिंग के बारे में सवाल करेंगे। तो that was all about this lesson, and I hope everybody understood it very well. Thank you everyone for watching.